For a body performing simple harmonic motion, ratio of magnitude of maximum acceleration and maximum velocity. आपसे maximum acceleration, maximum velocity इनके magnitude का ratio मांगा गया है. We know that simple harmonic motion के अंदर acceleration is given by a is equal to minus omega square x. मैक्सिमम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. नेगेटिव साइन यहां से इग्नोर करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ओमेगा स्क्वायर एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी x विल बी इक्वल टू x नॉट. सेकेंडली आपको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का रेशो लेना है. मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है ओमेगा x नॉट. आप इन दोनों फार्मूलाज का रेशो लीजिए. आपसे रेशो मांगा गया है. हम जब रेशो लेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक्स नॉट से कैंसिल होगा. हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओमेगा. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास हुआ ओमेगा, यानी द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द SI यूनिट of force constant is identical with that of. फोर्स कांस्टेंट यानी k की बात की गई है. आपसे पूछा गया है कि इसके यूनिट किसके साथ आइडेंटिकल होते हैं, फोर्स के साथ, सरफेस टेंशन के साथ, प्रेशर के साथ या लाउडनेस के साथ. सबसे पहले तो फोर्स कांस्टेंट होता क्या है? फ्रॉम द रिलेशन F इक्वल्स टू kx, यहां से k इज फोर्स कांस्टेंट, ये F ओवर x होगा, यानी इसके यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर. इन सब में से और किस चीज के यूनिट न्यूटन पर मीटर होते हैं? फोर्स के यूनिट तो सिर्फ न्यूटन होंगे, प्रेशर के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे. लाउडनेस की जब आप बात कर रहे हो इट मे बी मेजर्ड इन डेसिबल्स, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन ओवर मीटर, सरफेस टेंशन के यूनिट जो होंगे दे मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ फोर्स कांस्टेंट k. तो यहां पे फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको क्वेश्चन की कंडीशन क्या गिवन है? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम्स स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. हम इसी कंडीशन को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट. आपको क्या बताया गया? एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? यानी गिवन कंडीशन है v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ v नॉट या v मैक्स. वैल्यूज प्लेस करते हैं यहां पे. v इंस्टेंटेनियस की जगह उसकी ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स v नॉट बराबर होता है ओमेगा x नॉट के. कैंसलेशन देखिए किस किस चीज की हो रही है. ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे. ये हो जाएगा 2x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x नॉट. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये बन जाएगा 4x नॉट स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x नॉट स्क्वायर. मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया है. अब ये 3x नॉट स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और 4x स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. सिर्फ मैथ्स है, कॉन्सेप्ट आपके पास सिर्फ यहां पे था. जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है आपने उसे किस तरीके से डिराइव करके आपने उसे सॉल्व कैसे करना है वो आपके सामने मैंने लिख दी. ये कंडीशन हमें गिवन थी, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 ऑफ v मैक्स. सॉल्व कर लेते हैं जी. आपके पास ये बन जाएगा 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर ये बन जाएगा x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर
ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे इट विल बिकम एक्स नॉट ओवर 2 इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स नॉट ओवर 2 हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 टाइम्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। आपको टाइम पीरियड t गिवन है, एम्पलीट्यूड a गिवन है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। द टाइम एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज a ओवर स्क्वायर रूट 2। ऑप्शन ए है t, ऑप्शन बी इज t ओवर 8, ऑप्शन सी इज t ओवर 4, ऑप्शन डी इज t ओवर 12। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? हमें गिवन स्टेटमेंट क्या बताती है कि वो टाइम बताइए जिस टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस इज a ओवर स्क्वायर रूट 2, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x equals to x नॉट साइन ओमेगा t। यहां पे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर t। हमें इस टाइम t की वैल्यू चाहिए, जबकि हमें गिवन है कि x जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड का a ओवर स्क्वायर रूट 2 है। यहां पे a इज द एम्पलीट्यूड, तो यहां पे मैं लिखूंगा a ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर t, कैपिटल T आएगा बिकॉज दैट्स टाइम पीरियड, 2 पाई ओवर कैपिटल T टाइम्स स्मॉल t जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहां पे कैंसलेशन देखिए, a कैंसल्स विद a, आपके पास इधर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 रह गया, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल T टाइम्स स्मॉल t। साइन इनवर्स 1 ओवर 2, साइन की ये वाली वैल्यू किस एंगल के ऊपर होती है? वी नो दैट्स एट पाई बाय 4, 45 डिग्रीज। तो मैं यहां पुट कर दूंगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 पाई ओवर t टाइम्स स्मॉल t। पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t ऊपर आ जाएगा इस तरफ, यानी स्मॉल t इक्वल्स टू t ओवर 4 टाइम्स 2 इज 8। सो t ओवर 8 इज द करेक्ट वैल्यू जिसके ऊपर आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, चार्ली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, या डेल्टा प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एम्पलीट्यूड। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी इज गिवन एज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला से देखोगे, यू कैन सी दैट एनर्जी इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहां पे फिर करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? चार्ली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए नॉट यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी नॉट यानी मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपने एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड फाइंड करके बताना है। हमने यहां पे अभी भी देखा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? ओमेगा एक्स नॉट। हम इन दोनों के रिलेशन इस्तेमाल करके यहां से एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, वी हैव ए नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट।
मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। मुझे चाहिए एक्स नॉट। मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला से ओमेगा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता हूं, उसके बाद v नॉट और a नॉट की वैल्यूज जो मुझे क्वेश्चंस में गिवन है वो यहां पुट करूंगा और x नॉट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ओमेगा क्या आएगा, v नॉट ओवर x नॉट इक्वल्स टू ओमेगा। यहां जब मैं पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी a नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा की जगह v नॉट ओवर x नॉट, यानी v नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, ये फॉर्मूला का। अब यहां से एक एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स नॉट इधर से क्या आएगा, इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर ए नॉट। ये लीजिए, ये आपका रिलेशन आ गया। आपके पास वी नॉट की वैल्यू भी है, आपके पास ए नॉट की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे, आप आंसर निकाल लोगे फाइनल। यहां पे वी नॉट इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर क्या होता है, मैं यहां पे 16 टाइम्स 16 लिख देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्ट स्क्वायर ना लीजिए अभी, मे बी कुछ कैंसलेशन हो जाए। ओवर ए नॉट दैट इक्वल्स टू 64। ये 16 64 से कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 4 और ये 16 4 से कैंसिल होकर ऊपर रह जाएगा 4। अब क्योंकि हमारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में थी तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। यहां से आपके पास आ गया x नॉट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर फिर आपके पास होगा 4 सेंटीमीटर इज द वैल्यू फॉर योर एम्पलीट्यूड, जहां पे आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यूज गिवन थी, दोनों को आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आपने यहां से x नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। For simple harmonic motion, slope of acceleration along the y-axis and displacement along x-axis equals to, ग्राफ आपको बताया गया है जिसमें आपको दो कंडीशंस दे दी गई कि इस तरह का ग्राफ है जिसमें y-axis के along आप ले रहे हो एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हो along x-axis। इस ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट या राइज ओवर रन। राइज इज अलोंग y एक्सिस, रन इज अलोंग x एक्सिस। राइज ओवर रन या y ओवर x। यहां पे y एक्सिस के अलोंग हमें कौन सा कंपोनेंट बताया गया है? एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बराबर है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एज वी नो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, हम उसकी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, नहीं तो वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है अगर आप साथ उसका साइन भी अस्यूम करते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां से a ओवर x बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास फिर स्लोप जो है दैट विल बिकम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये फिर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेट करता है फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट, आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मांगी गई है, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। आपको ये बिटवीन द लाइन स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। आपको यहां पे कंडीशन क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है? 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। मैं पहले स्टेटमेंट को किस तरह से लिखूंगा सॉल्व करने के लिए। बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी के। ये मेरी स्टेटमेंट है, मैंने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसकी वैल्यूज यहां पुट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होती है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। कैंसलेशन कीजिए। सबसे पहले तो हाफ के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। सिंपल मैथ है, अब यहां पे कोई भी लॉजिक नहीं बचा। हमारे पास ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 4। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x नॉट स्क्वायर माइनस
4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x नॉट स्क्वायर। अब मैं इसे 3x नॉट स्क्वायर को इस तरफ लेके जाऊंगा, ये जाके माइनस हो जाएगा और ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यानी 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। 4 माइनस 3 x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, x नॉट इक्वल्स टू 2x और यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x नॉट ओवर 2 वैल्यू आ गई हमारे पास x की। सो x नॉट ओवर 2 यानी हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस, जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का 3/4 हो जाती है। तो यहां से आपने बिटवीन द लाइन स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, वैल्यूज प्लेस की और आसानी से आपने इसका जवाब निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज। अच्छा, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करिएगा, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन on the diameter of a particle moving on the circle। अगर आप अपने सिलेबस को देखो, उसमें आपको पता है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा, आपके पास उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर विल परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, दैट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां पे फिर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन एक चीज यहां इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, अगर यहां पे द पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी अपनी मोशन पीरियोडिक ना हुई, अगर उसकी अपनी मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ना हुई, तो द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये याद रखिएगा, हम लोग यहां पे इसे इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दैट्स द केस डिस्कस्ड फ्रॉम योर कोर्स। अदरवाइज यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, दैट पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैज अ कांस्टेंट स्पीड एंड डज नॉट हैव अ कांस्टेंट स्पीड। इफ दैट हैज अ कांस्टेंट स्पीड, मोशन of the projection on diameter will be simple harmonic motion, otherwise it will not be a simple harmonic motion। next question पे चलते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट देखिएगा, at what distance kinetic energy becomes twice the total energy of the simple harmonic oscillator। अब बच्चों ने बड़ी मेहनत से तैयारी की होती है, ये भी सीखा होता है कि बिटवीन द लाइन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, पढ़ के उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अगर मैं उस स्टेप को फॉलो करूं, यहां पे उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, और यहां से हम क्विकली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, इधर एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे और एंड पे हमारे पास कोई जवाब आएगा, फिर हम देखेंगे कि ये जवाब तो है ही नहीं। यहां पे जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, ज़हन थोड़ा सा खुला रखना है, आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे चलना चाहिए। स्टेटमेंट कहती है काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। क्या कभी कोई चीज मैक्सिमम का डबल हो सकती है? नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम होता है, अगर उसका डबल हो गया कोई वैल्यू आ रही है तो फिर वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। कभी भी कोई चीज मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस कैन नेवर बी ग्रेटर देन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहां पे टोटल एनर्जी से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर इसका फिर हमारे पास क्या होगा? नॉट पॉसिबल। यहां तो उसने डबल कहा है ना, इवन अगर वो 1.1 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी बोलता फिर भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके पास टोटल एनर्जी स्प्लिट होती है काइनेटिक और पोटेंशियल में, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर हो सकती है, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई इन दिस केस आंसर हमारा होगा नॉट पॉसिबल। अगला सवाल स्टेटमेंट देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents the dependence of time period t of the simple harmonic oscillator on its length?
सिंपल पेंडुलम की बात की गई है, उसके टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ। अब देखो तमाम ग्राफ टी और एल के दरमियान प्लॉट किए गए हैं। टी और एल का रिलेशन क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहां से हम लोग देखते हैं t और l के दरमियान t इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ये आपको बड़ा सिमिलर, अब बड़ा देखा देखा रिलेशन लग रहा होगा, किसके साथ, हमें पैराबोला की इक्वेशन याद है, फाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहां से y square directly proportional to x, t square directly proportional to l. This is equation for parabola. तो आपके पास पैराबोला ग्राफ बनता है, hence answer will be delta. D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैराबोला ग्राफ आपका बनेगा t और l यानी टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, The correct statement of the following is, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से करेक्ट कौन सी है, A body may have zero velocity but can have acceleration। हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो और उसका एक्सेलरेशन भी होना पॉसिबल है। That is true, that is correct। जब आपके पास एक बॉडी ऊपर थ्रो की जाती है और वो अपनी फ्लाइट की मैक्सिमम हाइट पे होती है, इट स्टॉप्स, यानी उसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो, बट इट इज मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली जब एक गाड़ी को अचानक ब्रेक लगती है और वो रुकती है, द मोमेंट इट स्टॉप्स, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू से जीरो पे आ गई, द मोमेंट इट स्टॉप्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट हैज जीरो वेलोसिटी बट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अल्फा ट्रू स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट। बीटा, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन, नॉट ट्रू। अभी भी मैंने 2 एग्जांपल्स दिए आपको, जरूरी नहीं है कि जिसकी वेलोसिटी जीरो हो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। बीटा इज नॉट करेक्ट। चार्ली, अ बॉय हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सिर्फ उसके पास ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। अगेन नॉट ट्रू। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, नॉट द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। तो चार्ली इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डेल्टा, अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। जिसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन उसका नॉन जीरो होगा। तो डेल्टा भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज 4 हमारे पास अल्फा इज द करेक्ट आंसर। द बॉडी मे हैव जीरो वेलोसिटी बट कैन हैव एक्सेलरेशन। मैंने 2 एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। Sound are the longitudinal waves. They do not travel in vacuum. They require a certain medium, a material medium for their propagation. आपको पता है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स के टॉपिक में आपने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी बाज़-औक़ात स्टेटमेंट ये आती है कि विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे रिक्वायर मीडियम बट दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम। सिर्फ मटीरियल मीडियम का डिफरेंस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान। इसका मतलब यहाँ पे उसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अ मैकेनिकल वेव इन वैक्यूम। यहाँ पे कोई मटीरियल मीडियम नहीं होता। वैक्यूम मींस देयर इज नो मटीरियल मीडियम, हेंस इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो, इट वुड नॉट ट्रेवल। हम यहाँ पे मार्क करेंगे
0 को। अदरवाइज अगर इसकी वेलोसिटी की स्पीड इन एयर पूछी जाए तो वो आपको पता है 332 मीटर्स पर सेकेंड है अप्रॉक्सीमेट, जिसमें 2 इंफॉर्मेशन पॉइंट आपको यहां पे बताता चलता हूं, याद रखिएगा। न्यूटन ने जब फाइंड किया था आइसोथर्मल प्रोसेस अज्यूम करके ट्रैवल और द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स को, तो उसने 288 मीटर्स पर सेकेंड फाइंड की थी, जिसमें 16% का एरर था। जबकि लेप्लास ने बाद में यही देखा कि इट्स नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसने फिर 333 मीटर्स पर सेकेंड फाइंड किया, विच वाज वेरी क्लोज टू 332 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। अगले सवाल पे चलते हैं। इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज के साथ कितना इंक्रीज आता है। फॉर्मूला हमारे पास है, नोट करिएगा, Vt velocity at a particular temperature equals to V naught velocity at 0 degree Celsius plus 0.61 T। 0.61 T यहां पे टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, ये बात नोट करने वाली है। अगर मैं यहां पे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं, इसकी जगह मैं 1 यहां पे लिखता हूं, या T यहां पे डेल्टा T भी आप लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। यहां पे जब 1 डिग्री का चेंज आएगा तो 0.61 इंटू 1 मतलब V नॉट, जो भी स्पीड है साउंड की, दैट इज 332 मीटर्स पर सेकेंड, इसके अंदर आपके पास 0.61 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज आ जाएगा। अब 0.61 मीटर्स पर सेकेंड, यहां पे उसने हमें कहा 1.61 मीटर्स, नॉट ट्रू। 61 मीटर्स पर सेकेंड, नॉट ट्रू। 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये करेक्ट जवाब होगा फिर, क्योंकि 0.61 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब होता है 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पे इस इक्वेशन से आपने देखा, अगर T की जगह हम 1 डिग्री सेल्सियस पुट करते हैं तो 1 इंटू 0.61 दैट इज 0.61 मीटर्स पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपने 0 डिग्री सेल्सियस की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी? एज वी नो, वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर इन केल्विन है, यानी दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, इट विल बिकम V स्क्वायर इक्वल्स टू T। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, एक पे स्पीड V है, दूसरे पे स्पीड 2V है। मैं यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिख लूं इस रिलेशन के लिए, V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 ओवर T2। अब T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और T2 हमने फाइंड करना है। V2 जो है वो V1 का डबल है, यानी मैं यहां पे वैल्यूज प्लेस करता हूं, गौर से देखिएगा। V1 स्क्वायर ओवर V2 की जगह मैं लिख दूंगा 2V1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4V1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 0 प्लस 273, यानी ये 273 केल्विन हो जाएगा डिवाइडेड बाय T2। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे V1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 273 इज 1092। तो T2 हमारे पास आ जाएगा 1092 केल्विन। हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, -273 करेंगे, आंसर आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 819। 273 1092 केल्विन में से -273 करेंगे, आंसर 819 आ गया। हमने केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो करेक्ट आंसर फिर हमारे पास यहाँ पे होगा 819
डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Laplace found that the alternate compressions and rarefactions produced in the sound waves follow. Laplace ने देखा कि ये एडियाबैटिक लॉ फॉलो करती हैं, जबकि न्यूटन ने क्या अस्यूम किया था, वो आइसोथर्मल लॉ फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से न्यूटन की कैलकुलेटेड वैल्यू में 16% एरर था। तो इसका आंसर फिर क्लियर है, लेप्लास ने एडियाबैटिक लॉ कंसिडर किया और इस बेस के ऊपर इसने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की, दैट वाज 333 मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is decreased by 10% during isothermal process, then its pressure will. Pressure और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। ये जरा गौर से देख लीजिएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको और भी आ सकते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एक चीज कम होएगी तो दूसरी बढ़ेगी। हमें उसने कहा कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 10%। 10% डिक्रीज का मतलब क्या होता है? आपके पास जरा गौर कीजिएगा, द न्यू प्रेशर हमें फाइंड करना है एंड द न्यू वॉल्यूम इज ओल्ड वॉल्यूम माइनस 0.1 V। 10% डिक्रीज करने का मतलब होता है माइनस 0.1। अब माइनस 0.1 करेंगे 0.9 हो जाएगा, मतलब यहां पे दिस विल इक्वल टू 0.9 V। 1 over 0.9, that is 1.11। 1.11 इसका मतलब I can write it as 1.11 into 1 over V। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 को, इट विल बी 111.11। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100। अब नई वैल्यू क्या आ रही है? 111। तो इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 11.11%। तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? डेल्टा इंक्रीज्ड बाय 11.11%। ये आपके पास आंसर है। यहां पे आपने सिंपली देखा, अगर वो कहता है कि डिक्रीज बाय 20%, तो आप यहां पे माइनस 0.2 कर देते। अगर वो कहता है डिक्रीज बाय 30%, तो आप यहाँ पे माइनस 0.3 कर देते हैं। बाद में आप इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। नई वैल्यू अगर उसने पूछी होती, ये होता इट विल बिकम 111%, लेकिन उसने सिर्फ ये पूछा विल चेंज बाय, न्यू वैल्यू आई 111, पुरानी थी 100%, तो इंक्रीज हुआ 11.11% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में नो हीट कैन बी गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। यहां पे Q की वैल्यू 0 आती है। अगला सवाल देखिएगा। In the pressure volume diagram given below, isochoric, isothermal and isobaric parts are respectively. सबसे पहले हमने बताना है isochoric कौन सा है, फिर हमने बताना है isothermal कौन सा है, देन बताना है isobaric कौन सा है। Isochoric कौन सा होता है? Where the work done is 0, volume remains constant। इन तमाम में से हमारे पास A से B, B से C, C से D और D से A। वॉल्यूम कांस्टेंट कहां पे रह रहा है? आपके पास वॉल्यूम रह रहा है इस वाले रीजन में कांस्टेंट, दिस CD और DC रीजन। इसका मतलब ये स्टार्ट होना चाहिए CD या DC से, या बीटा करेक्ट हो सकता है या चार्ली करेक्ट हो सकता है, बाकी अल्फा और डेल्टा तो यहां से कैंसिल हो गए, क्योंकि सबसे पहले हमें आइसोकोरिक बताना है, उसके बाद आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है आपके पास? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां देखिएगा प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन कौन शो कर रहा है? हमारे पास दो कर्व्स हैं यहां पे, दिस इज BC एंड DA।
अब दो चीजें हैं यहां पे जिनसे आप चेक कर सकते हो कि इनमें आइसोथर्म कौन सी है, विच वन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। पहली बात तो हम ये करते हैं लेस स्टीपर। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्क क्या है, या एडियाबैट और आइसोथर्म में फर्क क्या है? एडियाबैट इज मोर स्टीपर, आइसोथर्म इज लेस स्टीपर। दोनों में से लेस स्टीपर कौन सी है? दिस BC कर्व इज लेस स्टीपर। वैसा मतलब आपके पास ये CB जो है, या BC आप इसे कह सकते हो, दैट इज योर आइसोथर्म। आइसोकोरिक वाज DC, उसके बाद आपके आइसोथर्मल इज CB, और लास्ट पे रह गई आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज दिस कर्व, कांस्टेंट प्रेशर AB या BA। तो करेक्ट आंसर पे हमारे पास कौन सा बन रहा है? दैट विल बी दिस वन। सबसे पहले DC कर्व, फिर CB कर्व, फिर BA कर्व। ये आपके पास तरतीब हो गई आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेसेस के बारे में ऑन दिस फिगर जो ABCDA से रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द गैस डज 10 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। गैस ने काम किया है, द गैस डज दैट वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब नो हीट वॉज टेकन और गिवन आउट ऑफ द सिस्टम व्हाइल एक्सपैंडिंग, then the change in internal energy is। आपको पता है कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द गैस, तो सारे का सारा वर्क कहां से आता है? फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। यानी अगर उसने 10 जूल ऑफ वर्क किया है पॉजिटिव वर्क, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में 10 जूल नेगेटिव चेंज आया है, 10 जूल कम हो गई है। तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी -10 जूल। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। यहाँ पे Q 0 है, आपके पास वर्क डन पॉजिटिव उसने बोला, तो इसका मतलब W विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा U। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। वर्क डन कितना है? 10 जूल, तो इसका मतलब डेल्टा U विल बी -10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas undergoes the cycle of pressure and volume changes W to X to Y to Z back to W shown in the figure. What is the net work done by the gas? Net work done हमने बताना है कितना होगा। अब आपको पता है कि whenever there is this closed figure, PV डायग्राम में जब भी closed figure होती है, net work done के लिए आप area of the figure कैलकुलेट करते हो। ये शॉर्टकट याद रखिएगा। और अगर ओपन फिगर हो तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, तो हम लोग इस फिगर का एरिया क्लोज करेंगे, दैट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ क्या है? 2 to 3, 10 रेज़ टू पावर, प्रेशर 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल लिखा हुआ है। वैसा मतलब 2 से लेके 3 तक इट वुड बी 1, यानी pressure equals to 110 raised to power 5 pascals, और इसकी width जो है 1 से 3 तक that is 2 और वॉल्यूम 10 raised to power -3 मीटर क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। वॉल्यूम यानी इसकी width जो है that is 2 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 times 2 is 2, 10 raised to power 5 multiplied by 10 raised to power -3, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 10 raised to power 2, that is 200। आंसर हमारे पास आ गया 200 जूल, that is बीटा in this case। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल है, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। अगेन क्लोज्ड कर्व, पीवी डायग्राम जब क्लोज्ड होती है आप किस तरह से फाइंड करते हो? एरिया ऑफ द फिगर कैलकुलेट किया जाता है इनक्लोज बाय द फिगर, और अगर ओपन हो तो एरिया अंडर द फिगर। अब ये बन रहा है सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
मतलब मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है दैट वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब मुझे टोटल हीट एब्जॉर्ब दैट वुड बी इक्वल टू द वर्क डन एंड वर्क डन इज एरिया ऑफ द क्लोज फिगर. मैं इसको लिख लेता हूं पाई आर टाइम्स आर, क्योंकि यहां दो तरह के रेडियस है. एक रेडियस प्रेशर यानी यहां से लेके यहां तक, और एक रेडियस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं दोनों को ही अलग अलग अज्यूम कर लूंगा, दोनों को यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा. सबसे पहले जो प्रेशर वाला रेडियस है 100, 200, 200 से 300 यानी 100 किलो पास्कल, और फिर 200, 300, 400 यानी ये भी 100 आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू शो कर रहा है, दैट इज इन मीटर क्यूब. तो आप कैलकुलेट कीजिए. पाई वैसे का वैसे रहेगा, इसकी वैल्यू 3.14 है, इनटू रेडियस फ्रॉम द प्रेशर साइड दैट इज 110 रेज टू पावर 3, क्योंकि किलो है तो दैट इज 110 रेज टू पावर 3 पास्कल, इनटू रेडियस फ्रॉम द वॉल्यूम साइड दैट इज 100 सिंपल मीटर क्यूब. आंसर आपके पास आएगा 100. आप इस पूरे फिगर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. A would be equal to 3.14 10 raised to power 2, 10 raised to power 2, 10 raised to power 4 and 10 raised to power 7. 3.14 10 raised to power 7 आंसर आएगा. अब यहाँ कौन सा जवाब बनेगा? अल्फा नहीं हो सकता, बीटा 3.14 10 raised to power 7. अगर मैं 31.4 लिख लूँ 10 raised to power 6 आ जाएगा, तो बीटा इस केस में फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. शॉर्टकट दोनों क्वेश्चन में, इसमें और पिछले में, हमने क्या देखा कि पीवी डायग्राम में इफ देयर इज दिस ओपन फिगर, आपके पास ओपन कर्व है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया जाता है. बट इफ द फिगर इज क्लोज्ड तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर कैलकुलेट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Work done by air when it expands from 50 liter to 150 liter at a constant pressure of 2 atmospheres. Work done क्या होता है? Pressure into change in volume. Constant pressure 2 atmospheric. 2 10 raised to power 5 Pascal. Change in volume 50 से 150. 100 मीटर क्यूब्स या लिटर्स में अगर आप लिख रहे हो. आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 10 raised to power 7. अब क्योंकि वॉल्यूम यहां पे हमें लीटर में दिया गया था एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 10 raised to power -3 मीटर क्यूब्स, हम यहां पे लिख लेते हैं 10 raised to power -3. तो ये आपके पास +7 एंड -3, ये बन जाएगा 2 10 raised to power 4 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 2 × 10 raised to power 4 जूल्स. हमने यहाँ पे P × डेल्टा V वॉल्यूम चेंज इनटू प्रेशर इस्तेमाल करके वर्क डन कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a system is taken from the state A to B through 3 different paths 1 2 and 3. The work done is maximum. Process 3 में, process 2 में, process 1 में, equal in all. आपको पता है पीवी डायग्राम में किस तरह से फाइंड किया जाता है एरिया? वर्क किस तरह से कैलकुलेट करते हो? एरिया अंडर द कर्व. अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एरिया किस कर्व के अंडर आ रहा है? सबसे ऊपर वाली कर्व के. दैट इज प्रोसेस 1. तो बिना किसी डाउट के सबसे ज्यादा वर्क किस प्रोसेस के अंदर होगा? फिर दैट विल बी इन द प्रोसेस 1. कॉन्सेप्ट इसका क्या है? वर्क इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व. अब क्योंकि यहां उसने तीनों को अलग अलग बोला है, इसलिए हम तीनों कर्व्स के नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे. अगला क्वेश्चन देखिएगा. With what speed does the sound source recede from a stationary observer so that its sound frequency f for the observer is heard to be 6/7 times of the original frequency? Question statement. With what speed does the sound source recedes? किस स्पीड से वो दूर जाता है? From a stationary observer. Observer stationary है.
अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चेंज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ प्राइम इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखने का तरीका, एफ प्राइम इक्वल्स टू दिस टाइम एफ वी ओवर वी। ऑब्जर्वर मूव करे प्लस माइनस ऊपर होता है, सोर्स मूव करे प्लस माइनस नीचे होता है। सोर्स मूविंग अवे प्लस होगा यहां पे, प्लस यूएस। हमें फाइंड करनी है इस यूएस की वैल्यू, जबकि हमें गिवन है कि जो हर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 6/7 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शंस हमारे ये दिए गए हैं, मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं। हर्ड फ्रीक्वेंसी इज 6/7 times of the original frequency, that equals to V over V plus US times F। F से F कैंसिल हुआ, हमें US की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6V प्लस 6US इज इक्वल टू 7V। ये V उधर जाके माइनस होएगा, 6US is equal to 7V minus 6V is V, यानी US is equal to 1 over 6V। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया डेल्टा। यहां से आपने फाइंड कर लिया। आपको डिफरेंट केसेस, 8 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट के फार्मूलाज याद रखने के। 8 डिफरेंट केसेस, आपको 8 के फार्मूलाज लिखने का शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल याद नहीं भी हैं, उनको लिखना किस तरीके से है, गिवन द केस आप उनको किस तरह से लिखते हो, इसका तरीका आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय, इनमें से कौन एनर्जी कैरी नहीं करती? लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स करती हैं बिकॉज दे मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ये भी एनर्जी कैरी करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एनर्जी कैरी करती हैं। स्टेशनरी वेव्स एनर्जी कैरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके नोडल पॉइंट्स मूव नहीं करते, और जब वो मूव नहीं करते तो वो एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं करते, एंड हेंस द एनर्जी इज ट्रैप्ड इनसाइड द लूप्स ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके लूप्स में एनर्जी ट्रैप हो जाती है और एनर्जी आगे ट्रैवल नहीं कर पाती। अगला सवाल देखिएगा, फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म द पिच ऑफ द विसल ऑफ रिसीडिंग लोकोमोटिव हर्ड विल बी। एक बंदा जो कि रुका हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर और लोकोमोटिव रिसीड कर रही है, यानी दूर जा रही है, तो उसकी पिच क्या होगा? फर्स्ट लोअर देन हायर, नंबर बी फर्स्ट हायर देन लोअर, सी हायर देन ओरिजिनल, डी लोअर देन ओरिजिनल। देखो, फर्स्ट लोअर देन हायर ये आपके पास कब होगा? जब लोकोमोटिव दूर से करीब आ रही हो। पहले आहिस्ता होगा, फिर आहिस्ता 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 बढ़ती जाएगी आवाज। यहां उसने कहा है वो दूर जा रही है सिर्फ। फर्स्ट हायर देन लोअर ये कब होगा? जब वो आपके पास रुकी हुई है और यहां से चलना शुरू करती है। चाली हायर देन ओरिजिनल वो तब होगा जब वो करीब आ रही होगी, और डेल्टा लोअर देन एक्चुअल जब आप यहां रुके हुए और वो दूर जा रही है, तो आपको इसकी पिच जो है दैट विल हियर इट लोअर देन द एक्चुअल पिच। तो हमारा करेक्ट आंसर पे यहां पे बनेगा डेल्टा, यू विल हियर इट लोअर देन द एक्चुअल पिच। अच्छा, इसमें और बीटा में क्या फर्क है? दोनों में लोकोमोटिव दूर जा रही है। फर्स्ट हायर देन लोअर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तब है आपके पास पहले वो करीब आ रही हो तो बढ़ता जा रहा है, फिर दूर जा रही हो तो कम होता जा रहा है। तो इसलिए बीटा आंसर नहीं हो सकता, डेल्टा, क्योंकि उसने सिर्फ रिसीडिंग बोला है और आप स्टेशनरी हो, इस वजह से डेल्टा आंसर हम यहां पे मार्क करेंगे। रिसीडिंग के लिए इट्स ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इंक्रीज इन द वेवलेंथ causes an apparent decrease in the frequency of the sound waves for all the listeners। इनमें से किस केस में जो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो apparent change in the frequency यानी apparent decrease in the frequency होगा साउंड में for all the listeners? अल्फा, when listener is moving towards the stationary source, जब listener towards stationary source जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है
वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। व्हेन लिसनर मूविंग अवे, लिसनर दूर जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ पे फर्क तब पड़ता है व्हेन सोर्स मूव्स इटसेल्फ, और ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस कम रहता जाता है तो आपके पास वेवलेंथ स्क्वीज करती है या इंक्रीज करती है जब सोर्स मूव करता है। चार्ली, व्हेन साउंड सोर्स इज मूविंग, अब हो सकती है चेंज, मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, डिस्टेंस कम होता जाएगा, वेवलेंथ स्क्वीज करती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमसे उसने क्या कहा, वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर होगा व्हेन साउंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी जब साउंड सोर्स दूर जाएगा, ऑब्जर्वर यहां रुका हुआ है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। A fixed mass of an ideal gas undergoes the changes represented by x, y, z, x. आपके पास ये एक फिगर दिखाई गई है जिसमें x से y, y से z, z से x। हमने ये बताना है कि इनमें से x to y रीजन, y to z रीजन और z to x रीजन किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा गौर से देखिएगा, दिस इज अ PV ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम। सबसे पहले हमारे पास x से y मूव करते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब इट्स कंप्रेशन। कौन सी, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? मोर स्टीपर ग्राफ, इट्स अ स्टीपर कर्व, और स्टीपर कर्व जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है। इफ इट वर लेस स्टीपर तो हम ये कहते कि ये आइसोथर्म है, लेकिन इट्स मोर स्टीपर दैन द अदर कर्व वाई जी, इसका मतलब ये एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक्स से वाई एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। वाई से जी, वाई से जी गौर कीजिएगा, आपके पास प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड दिस इज अ लेस स्टीपर कर्व, यानी एक्सपेंशन हो रही है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है क्योंकि लेस स्टीपर कर्व इज आइसोथर्म। और आखिर में Z से X, Z से X देखिएगा वॉल्यूम कम हो रहा है बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो आप बोलोगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कंप्रेशन हो रही है। ऑप्शंस हम देखते हैं, ऑप्शंस में हम अपना ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे जिसके अंदर X to Y एडियाबैटिक कंप्रेशन, Y to Z isothermal expansion and Z to X compression at a constant pressure, delta यहां पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है of 2 moles of a gas, internal energy of the gas is found to decrease by 2 joules। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, इंटरनल एनर्जी 2 जूल कम हो गई है। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑन द गैस विल बी, वर्क डन क्या होगा? अब आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म क्या हो जाती है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है, यानी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U या डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। ये दो आपके पास फॉर्म्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। पहला वाला जो है दिस इज फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दूसरा वाला जो है दिस इज फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। बात हो रही है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है, तो अगर इंटरनल एनर्जी में 2 जूल का चेंज आया है, इट डिक्रीज्ड बाय 2 जूल, तो 2 जूल पॉजिटिव वर्क किया होगा गैस ने। आंसर इज अल्फा 2 जूल पॉजिटिव। नेगेटिव 2 जूल मार्क नहीं करेंगे, नेगेटिव 2 जूल उसकी इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हुआ, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। आपको पता है वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव तब होता है जब सिस्टम एक्सपैंड होता है, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम उसे नेगेटिव लिया जाता है बाय कन्वेंशन जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वॉल्यूम कम हो रहा होता है। दैट इज सिंपल, नेगेटिव होगा जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी या कंप्रेशन हो रही होगी, और पॉजिटिव होगा जब एक्सपेंशन हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम फिर जीरो हो जाएगा, और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू जीरो, वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। आंसर विल बी जीरो। इन स्टेशनरी वेव the distance between two successive nodes or two successive antinodes equal to, अगर हम यहाँ पे स्टेशनरी वेव प्लॉट कर लें, इट लुक समथिंग लाइक दैट। आपके पास ये और उसके ऊपर ये दोनों आपके पास नॉड्स हैं और ये दोनों एंटी नॉड्स हैं, ये और ये। अब उसने आपसे पूछा है कि दो सक्सेसिव नॉड्स या दो सक्सेसिव एंटी नॉड्स के दरमियान डिस्टेंस किसके इक्वल है। वी नो दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक, इधर से इधर तक दिस इज वन कंप्लीट वेवलेंथ। तो यहां तक बिटवीन टू कंसेक्टिव नॉड्स या बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नॉड्स दिस इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इसका आंसर हमारे पास आएगा लैम्डा ओवर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन at 72 kilometers per hour surrounding a whistle of frequency 1000 hertz, then in 1 second for a listener sitting on the platform the waves are compressed by an amount, यानी डेल्टा लैम्डा हमने फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल्स टू v over f, we know that। तो फिर डेल्टा लैम्डा जो है दैट विल बी इक्वल टू v, किस स्पीड की वजह से, स्पीड ऑफ द ट्रेन की वजह से, us over f। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा लैम्डा का। दिस इज द लेंथ बाय व्हिच द वेवलेंथ्स विल स्क्वीज। आपको us स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स पर सेकंड के अंदर। डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 72 multiplied by 1000 divided by 3600 और divided by frequency this, that is 1000। हमें वैल्यू गिवन है, यहाँ पे प्लेस करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल, 72 से 3600 आपके पास जब कैंसिल होगा आंसर इसका 2 into 10 raised to power -2 मीटर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 2 10 raised to power -2 which is 2 centimeters। ये आपके पास जवाब है। 2 centimeters is the length by which the wavelength will squeeze। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The frequency of the knot produced by plucking a given string increases as, frequency increase कब होती है, the length of the string increases, length of the string increase करे तो हमारे पास frequency का फार्मूला क्या होता है, v is equal to, frequency को अगर आप v से डिनोट करो या f से डिनोट कर लो, f equals to v over 2l, f equals to v over 2l। लेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, इसका मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अल्फा जवाब नहीं हो सकता, बीटा टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस। हम यहां से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। तो अगर टेंशन उसने कहा कम करोगे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, बीटा भी जवाब नहीं हो सकता। Charlie, tension in the string increases. That's true. जब टेंशन बढ़ेगी स्ट्रिंग में, बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। This is how the frequency will be increased. So answer is Charlie in this case. The tension of the string is increased. Delta है, mass per unit length of the string is increased. आपको पता है कि speed is inversely proportional to the square root of mass per unit length. तो अगर ये बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ना कि बढ़ेगी। सो चार्ली यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 350 मीटर्स पर सेकेंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग विल बी।
अच्छा, जो पाइप ऑर्गन पाइप वाला केस है ये डायरेक्टली अब आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन जब आप स्टेशनरी वेव्स को पढ़ रहे हो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद होना चाहिए। तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, ओपन पाइप यानी ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन एट बोथ एंड्स के लिए हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही होता है V/2L। यहां पे V किसके बराबर है, हमें दे दिया गया दैट इज 350/2 50 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 200 सेंटीमीटर्स दैट इज 1 मीटर। तो 350/1 आंसर 350 ही आएगा। इसका आंसर हमारे पास हो गया 350 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, sonometer wire is vibrating in second overtone. We must say that there are second overtone का मतलब third harmonic। third harmonic का मतलब 3 लूप्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे फिर 3 लूप्स बन रहे होंगे। 3 लूप्स जब हों तो यहां पे 1 2 3 4 नॉड्स और 1 2 and 3 एंटी नॉड्स होंगे। आंसर हमारे पास आएगा बीटा। देयर आर 4 नॉड्स एंड 3 एंटी नॉड्स, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, 3 लूप्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन अ स्टेशनरी वेव every particle performs simple harmonic motion at all points in the medium. Not true. सारे के सारे पॉइंट्स नहीं करते, नॉड्स मूव नहीं करते, बाकी तमाम पॉइंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंटी नॉड्स परफॉर्म करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट द नॉडल पॉइंट्स मूव नहीं करते, तो बाकी तमाम पार्टिकल्स, तमाम पॉइंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे एक्सेप्ट द नॉडल पॉइंट्स। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, नॉट ट्रू। एम्पलीट्यूड हमेशा चेंज होता है अक्रॉस द मीन पोजीशन। तो फिर करेक्ट जवाब ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट द नॉडल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ गैलेक्सी इज मेजर्ड and the wavelength of one of the lines identified as calcium alpha is found to be 478। आपने एक गैलेक्सी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया और वहां से आपने एक वेवलेंथ मेजर की जो कि 478 नैनोमीटर्स है। सेम लाइन को जब आप लेबोरेटरी में मेजर कर रहे हो तो वो 397 नैनोमीटर्स है। आपने बताना है कि गैलेक्सी करीब आ रही है, दूर जा रही है। नंबर 1, गैलेक्सी की जो मेजर्ड वेवलेंथ है दैट इज मोर देन ओरिजिनल, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है, और जब वेवलेंथ बढ़ती है सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जब सोर्स अवे मूव करता है इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी आप मेजर करोगे दैट विल बी लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो वो दूर जा रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस V इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हैव इनवर्स रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी फिर कम हो जाएगी क्योंकि वेवलेंथ आपको ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम रेड शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडार ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत ही पेट क्वेश्चन है, रेडार किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी जाती है, टकरा के वापस आती है, वेवलेंथ जाती है, अगर कोई चीज करीब आ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही होगी, कोई चीज बढ़ रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही होगी। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। रेडार डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। When a transverse wave is reflected on going from a denser to rare medium, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट करेगी, देन द बाउंड्री अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ। ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। ट्रांसवर्स वेव जब सॉफ्ट यानी रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो उसी तरह से विद द सेम फेज वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब हम बोलेंगे 0 डिग्री फेज चेंज के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे होता है इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री, रेयर से डेंसर में जाते हुए रिफ्लेक्ट करती 90 डिग्री का चेंज आता फॉर द ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडनल का बिहेवियर इसके ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द पिच ऑफ साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग लोकोमोटिव टू द रिसीडिंग लोकोमोटिव when speed of approach and recede is same। आपके पास approaching and receding, approaching की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी
रिसीडिंग की कम होगी। अगर आप इनका रेशियो लेना चाहते हो तो आपके पास अप्रोचिंग ओवर रिसीडिंग, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से हमारे पास आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। बहुत आसान सा सवाल है। अगर रिसीडिंग ओवर अप्रोचिंग होता तो फिर आपके पास आंसर लेस देन 1 आता। इस केस में आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग in a circle is pi radians per second. The angular frequency of the projection is, angular velocity ओमेगा आपको दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपसे मांगी गई है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। हम यहाँ से एफ फाइंड करना चाहते हैं, दैट इक्वल्स टू ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा गिवन है हमें पाई के इक्वल ओवर 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1 ओवर 2, f is equal to 1 over 2 hertz यानी 0.5 hertz। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया 0.5 hertz। आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। If for the simple harmonic motion x equals to 1 over 2x naught, then potential and total energy का रेशियो क्या होगा? x की जगह आपने 1 over 2x naught पुट करना है। अब यहां पे देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 हमें यहां पे इनका रेशियो चाहिए पोटेंशियल ओवर काइनेटिक का। मैं जब x की जगह पे x नॉट ओवर 2 पुट करूंगा तो ये बेसिकली x नॉट स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेशियो लेता हूँ। रेशियो लेके हाफ को हाफ से कैंसिल, k को k से कैंसिल, यानी पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी का रेशियो x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। x की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, x नॉट ओवर 2। जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा x नॉट स्क्वायर ओवर 4, नीचे x नॉट स्क्वायर वैसे ही रहेगा, x नॉट स्क्वायर से x नॉट स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर 4। आंसर आ गया 1 over 4 is your correct answer for this case. Potential energy or total energy का ratio at x equals to x naught over 2 या 1 over 2 x naught. Next question देखिएगा. A body performs simple harmonic motion with a period of 6.3 seconds. Time period given है. Maximum speed of the body is 10 meters per second. What are the values of the amplitude x naught एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा? हमें दो चीजें यहां पे गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और मैक्सिमम स्पीड गिवन है। मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होती है? v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट। सेकेंडली टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है उसके लिए मुझे पहले ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूला से एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई ओवर टी के। 2 पाई बराबर होता है 3.14 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो वो 6.28 हो जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट 6.3। मैं इसे 6.3 ही लिख लेता हूँ। ओवर टाइम पीरियड इज 6.3, कैंसिल होके आंसर 1 आएगा, यानी 1 रेडियन पर सेकेंड आपके पास होगी एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको v नॉट की वैल्यू चाहिए, यहां से आप x नॉट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं इस फार्मूला में अब v x नॉट बराबर है v नॉट ओवर ओमेगा, v नॉट इक्वल टू 10 ओवर ओमेगा इज 1, तो ये 10 ओवर 1 आंसर 10 आ जाएगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 और एम्पलीट्यूड 10 आ गया। तो यहां पे देखिएगा एम्पलीट्यूड 10 किस केस में है? 40 में। 40 में एम्पलीट्यूड 10 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शो, करीब आता हुआ स्टार क्या शो करता है? स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शोज ब्लू शिफ्ट, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ शोज रेड शिफ्ट। करीब आ रहा होगा, सोर्स करीब आ रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है, वेवलेंथ कम हो रही है तो ब्लू शिफ्ट। दूर जा रहा होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, दैट मींस रेड शिफ्ट। यहां उसने कहा मूविंग टुवर्ड्स अर्थ,
मतलब करीब आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेशनरी वेव has frequency 165 hertz, speed of sound is 330, distance between two consecutive nodes, दो consecutive nodes के दरमियान distance होता है half of the wavelength। हमने यहां पे देखा था, ऐसा मतलब मुझे पहले तो यहां से wavelength फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसका हाफ लूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नॉड्स आ जाएगा। मुझे गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। I will use this relation, v is equal to f lambda, यहां से lambda will be equal to v over f, मैं lambda फाइंड करता हूं, v was 330 over f was 165, कैंसिल कीजिए आंसर 2 आ जाएगा। 2 meters टोटल वेवलेंथ आई, मुझे चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नॉड्स यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ 2 है तो उसका हाफ होगा 1, यानी 1 meter is the distance between two consecutive nodes for this case. Next question देखिएगा, first law of thermodynamics is the consequence of conservation of energy। तो बताता है कि जितनी एनर्जी आप देते हो वो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो फर्स्ट लॉ इज द consequence ऑफ द चेंज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which quantity increases the most when a sphere is heated? स्फीयर को जब आप हीट करते हो एक्सपैंड होता है, रेडियस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 pi r स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है टोटल वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे, यानी इस पे जब रेडियस बढ़ेगा एक्सपैंड होने से तो एरिया ऑफ द स्फीयर पे ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r क्यूब, वॉल्यूम r क्यूब से चेंज हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट वॉल्यूम पे होगा जब रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस डिपेंड्स अपॉन द क्यूब ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो आंसर यहां पे हमारे पास होगा वॉल्यूम सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जब आप किसी भी स्फीयर को हीट अप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज सेम एज दैट ऑफ, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp की बात या Cv की बात कर लो आप एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। रिलेशन हमारे पास होता है Cp minus Cv is equal to R। This whole factor is molar specific heat, उनका डिफरेंस भी मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, बराबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। तो इसका मतलब इनके यूनिट्स जो होंगे दे विल बी सेम, क्योंकि दोनों इक्वेशन में दोनों साइड्स की डायमेंशंस और यूनिट्स सेम हो सकते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात हो रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो हीट कैन बी सप्लाइड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, Q0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन मैं आपके सामने यहां पे मेंशन किए देता हूं। आई विल राइट ओवर हियर, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही होती है, इसका मतलब यहां पे Q0 है। अगर Q0 होगा तो दो फॉर्म्स बन सकती हैं यहां से, या तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U या माइनस W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा U। W माइनस होने का मतलब है वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम वर्क का मतलब कंप्रेशन हो रही है, तो कंप्रेशन में W नेगेटिव होता है, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। ये होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। और W is equal to minus delta U, this will be the first law of thermodynamics for adiabatic expansion। तो याद रखिएगा ये डेल्टा U is equal to minus W जो है ये कंप्रेशन के लिए है, और W is equal to minus delta U जो है this is for adiabatic expansion। ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की फॉर्म्स हैं, एक इनमें कंप्रेशन के लिए है, दूसरी इनमें एक्सपेंशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, first law of thermodynamics for isothermal expansion।
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी खत्म हो जाएगा, डेल्टा यू विल बी जीरो। इस केस में अगर डेल्टा यू जीरो होगा, एक्सपेंशन का मतलब पॉजिटिव वर्क, Q इज इक्वल टू W। ये आपके पास होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगला सवाल देखिएगा, total displacement traveled by the body in one complete vibration if amplitude is A। total displacement गौर से देखना है, total distance कहा गया होता 4 times of the amplitude है, total displacement कहा गया है यानी यहां से शुरू हुआ वापस यहीं पे, no change in position, that means 0। total displacement 0, total distance 4 times of the amplitude। ये आपने गौर से याद रखना है क्योंकि अक्सर हमने डिस्टेंस पढ़ा होता है इस कॉन्सेप्ट में, तो रटा मारा हुआ बच्चा डायरेक्ट 4A पे क्लिक कर देता है, दैट्स नॉट ट्रू, यू विल हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज वी नो दैट instantaneous acceleration and displacements are related as A is equal to minus omega square x। There's this negative sign जो कि indicate करता है they are in opposite direction। opposite direction का मतलब होता है 180 degree angle between them। आंसर इसका हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी over a complete cycle in simple harmonic motion। कंप्लीट साइकिल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं लेट्स से एक्सट्रीम पोजीशन से, काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0, वापस हमारे पास मीन पोजीशन फिर से मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन फिर से 0। यानी एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास 2 दफा काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और 2 दफा मिनिमम होती है, एक्सट्रीम्स पे मिनिमम और मीन पे मैक्सिमम। हमें एवरेज चाहिए तो सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिवाइड कर दो, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ kx नॉट स्क्वायर प्लस हाफ kx नॉट स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा kx नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो ये 1/4 kx नॉट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दिस इज 40। आपने टोटल 4 पे डिवाइड कर दिया सबको ऐड करके, ये दोनों जीरोस थे, यहाँ पे 2 दफा ऐड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन which of the following is true? Potential energy remains constant, not true। पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहती, पोटेंशियल काइनेटिक में काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है, काइनेटिक में इनकांस्टेंट, नॉट ट्रू, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है। टोटल जबकि कांस्टेंट रहती है, सम ऑफ द पोटेंशियल इन काइनेटिक कांस्टेंट रहता है, तो विल मार्क दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, सो 40 यहाँ पे हमारा करेक्ट जवाब होगा। ये हमारे पास था फिजिक्स का पेपर एमडी कैट का, जो कि अब नेशनल एमडी कैट है, तमाम प्रोविंसेस के लिए एक जैसा पेपर आएगा। आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कराए बड़ा क्विक हमें डिस्कस करना पड़ा बिकॉज दिस इज डिस्कशन वीडियो नॉट द लेक्चर वीडियो। आई होप कि आपको लेक्चर वीडियो में ये तमाम कॉन्सेप्ट समझने को मिले होंगे, आपने अच्छे तरीके से इन सबको प्रिपेयर भी किया होगा। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।